हाय दोस्तों, आज की कहानी है सौतन लाने की फिराक। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बीरेश शुरू से ही मस्तमौला किस्म का इंसान रहा है। घूमना फिरना, सजना सवरना, नाचना गाना, यही शौक थे बचपन से। घर का लाडला, माँ का दुलारा। मस्ती मस्ती में एमए करके गाजियाबाद में ही नौकरी भी ढूंढ ली, जबकि बड़ा बेटा राकेश सरकारी नौकरी में गाजियाबाद से बाहर ही रहा। इससे भी माँ का लाड बीरेश पर कुछ ज्यादा बरसा। पैसे की कमी नहीं थी। पिताजी का पेंशन और पैतृक मकान के 2 हिस्से का किराया नियमित आमदनी थी। बीरेश धीरे धीरे लापरवाह होने लगा। एक नौकरी छूटी, दूसरी ढूंढी। कभी इस सिलसिले में घर भी बैठना पड़ता। पिताजी भुनभुनाते, कहीं बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते हो? माँ फौरन बोलती, एक बेटा तो बाहर ही रहता है या यहीं रहेगा, नौकरियों की कमी है क्या? पिताजी चिल्लाते, घर घुसा होता जा रहा है, जाहिल भी हो गया है। 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठता। 3 से 4 कप चाय पीता है, तब इसकी सुबह होती है। 11 बजे नौकरी पर जाएगा तो कौन रखेगा इसे? इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी, मैं कब तक खिलाऊंगा इसे? पर बीरेश पर असर नहीं होता। माँ बचाव करती, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन देगा इस निखट्टू को अपनी लड़की? पिताजी हथियार डाल देते। लेकिन सुंदर चेहरा मोहरे वाले निकट्टू बीरेश प्रेम विवाह कर पत्नी ले आया। नीरू नाम था उसका। नीरू सुंदर थी। शादी के बाद बीरेश और लाट साहब हो गया। अब शाम को कभी कभार ड्रिंक भी लेने लगा। शुरू में तो नीरू को अच्छा लगा, पर जब बीरेश घूमने फिरने, पिक्चर वगैरह के लिए भी माँ से रुपए मांगता तो उसे बुरा लगता। बीरेश नौकरी करता, पर 6 महीने या साल भर से ज्यादा नहीं। कभी निकाल दिया जाता, कभी खुद छोड़ आता, कभी नौकरी जाने के गम में, कभी नौकरी मिलने की खुशी में, कभी किसी की सालगिरह पर। मतलब यह कि बेमतलब के बहानों से शराब पीना बढ़ता गया। 5 साल में 2 बेटे भी हो गए। बड़े भैया होली दिवाली आते भी तो मेहमान की तरह आते। कभी बीरेश को समझाने की कोशिश करते तो बीच में फौरन माँ आ जाती, तुम सभी उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बस उसका समय ही खराब है तो कोई क्या करे? कोई ढंग की नौकरी मिलती ही नहीं उसे। तेरी तरह सरकारी नौकरी में होता तो यह सब क्यों सुनना पड़ता उसे? क्यों सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है क्या? मेरा हर 3 साल में ट्रांसफर होता है, कितनी परेशानी होती है। मकान ढूंढो, बच्चा का नए स्कूल में एडमिशन कराओ, बदलता परिवेश, बदलते लोग, आसान नहीं है। सरकारी नौकरी इनका क्या है? ठाठ से घर में रहते हैं, खिलाने को आप लोग हैं। जब बैठे बैठे खाने को मिले तो कोई क्या करे नौकरी? बस रहने दे। जब देखो तब जली कटी सुनाता रहता है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ इसके लिए, अच्छी सी माने, जहाँ काम ना हो, हुक्म बचाने के लिए नौकर हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, शाम के लिए दारू हो। देखा माँ, अब बीरेश बोला, इसलिए मैं इनके साथ नहीं बैठता हूँ। 4 दिन के लिए आते हैं और चिल्लाते रहते हैं। बीरेश गुस्से से बाहर चला जाता। माँ बड़बड़ाती। पिताजी कभी राकेश का साथ देते तो कभी माँ का। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, पर बीरेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिताजी अक्सर बड़बड़ाते, खासकर जब राकेश आते छुट्टियों में। मैं पेंशन से 2 परिवार कैसे पालूं? तुम ही कुछ भेजा करो।
बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कम से कम उनकी फीस तो दे ही सकते हो। राकेश झुंझलाते, मेरे खर्चे नहीं है क्या? तनख्वाह से मेरा भी बस गुजारा ही हो रहा है। आप जानते हैं कि कोई ऊपरी आमदनी भी नहीं है मेरी। चलाने दीजिए इसको अपनी गृहस्थी किराए से या कैसे भी, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग चलिए मेरे साथ इलाहाबाद। बेटे, भूखा मरते हुए देख सकता है भाई को, माँ बाप नहीं देख सकते। हम तो करेंगे जितना हो सकेगा। तुझे मदद नहीं करनी मत कर। किराए से बेचारे वीरेश का खर्च कैसे चलेगा? माँ आ जाती बीच में। बेचारा क्यों है बेचारा? वाह, लूला लंगड़ा है, दिमाग से कमज़ोर है, क्या कमी है उसमें? अच्छी खासी नौकरियां छोड़ी उसने। किस वजह से? अपनी काहली की वजह से ना। गाजियाबाद छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएगा। क्यों? घर बैठे हलवा पराठा मिले तो कोई काम क्यों करे? आप लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। अपनी शक्ति से नहीं कहा कि पालो अपना परिवार। राकेश के सब्र का बाट टूट गया। कहाँ है बेटा? कई बार कहा, पर पिताजी ने सफाई दी। पहले कहता था कि मैं कोशिश करता हूँ, पर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब कहता है कि छोड़ दूंगा, साधु बन जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। एक बार चला भी गया था, 2 दिन तक नहीं आया। तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसे क्या, यह तो आराम से बाहर नौकरी करता है। वह तो मेरी ममता थी जो उसे खींच लाई, वरना वह साधु बन गया था। माँ ने कहा, माँ की ममता नहीं थी, भूख के थपेड़े थे। पैसे खत्म हो गए होंगे लाट साहब के। राकेश चिल्लाया, ठीक है, यह बहस अब बंद करो। हमेशा की तरह माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। वीरेश और नीरू के झगड़े बढ़ने लगे। अक्सर मारपीट तक नौबत आ जाती। बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ने लगा था। बड़ा बेटा सुधांशु गुमसुम हो गया था। छोटा बेटा हिमांशु जिद्दी और मनमौजी। नीरू ने खुद काम करना शुरू किया। कभी छोटी नौकरी की, कभी घर में अचार मुरब्बे बनाकर बेचे। इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता। तब भी वीरेश चिल्लाता, देखो कैसे नखरे दिखा रही है, कामकाजी बनकर, जैसे घर में भूखी मरती है। अरे इसका मन ही नहीं लगता घर में। बाहर 10 लोगों से मिलती है, रंगलियां मनाती है। माँ जरा पूछो इससे कितनी कमाई करके लाती है। नीरू जवाब देता तो झगड़ा और बढ़ता। माँ अक्सर वीरेश का पक्ष लेती और बहस मारपीट तक पहुंच जाती। बच्चे सहमे हुए होमवर्क करने का नाटक करने लगते। यह झगड़ा तब जरूर होता जब वीरेश नशे में होता। तभी वीरेश को एक अच्छी कंपनी में स्थानीय प्रतिनिधि की नौकरी मिल गई। लगा अब सब ठीक हो जाएगा। वीरेश को अपनी कंपनी के लिए विज्ञापन लाने का काम करना था, पर उसके असली स्वभाव के कारण उसे विज्ञापन नहीं मिल पाते थे। नीरू ने वीरेश की मदद की और विज्ञापन मिलने लगे। अब होता यह कि जाना वीरेश को होता, पर वह नीरू को भेज देता। कभी नीरू को विज्ञापनों के सिलसिले में कंपनी के जीएम से सीधे बात करनी पड़ जाती। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने कुछ ही दिनों में वीरेश की जगह नीरू को प्रतिनिधि नियुक्ति कर दिया। इस घर में महाभारत हो गया और नीरू ने नियुक्ति स्वीकार कर दी, पर कंपनी ने वीरेश को फिर नियुक्ति नहीं किया। माँ ने वीरेश की नौकरी जाने का सारा दोष नीरू के सिर मढ़ दिया और वीरेश फिर शराब में डूब गया। बच्चों के बढ़ते खर्चे और वीरेश के तानों से तंग आकर नीरू ने एक बार फिर प्रयास किया और खुद ही भागदौड़ कर सरकार के महिला स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से लोन लिया और फल संरक्षण केंद्र खोल लिया, पर उसके लिए भी उसे घर से बाहर जाना पड़ता। कुछ दिनों बाद
यह काम भी बंद हो गया। बैंक से ऋण वसूली का नोटिस आया। वीरेश ने जवाब भिजवाया कि यहाँ कोई नीरू नहीं रहती, पर बैंक के रिकॉर्ड में नीरू के पति वीरेश और पारिवारिक मकान के सत्यापन प्रमाण थे। इसलिए रिकवरी नोटिस लेकर बैंक अधिकारी पुलिस के साथ पहुंच गए। वीरेश के हाथ पांव फूल गए और वह नीरू को उसके मायके छोड़ आया। पिताजी ने सरकारी नौकरी का वास्ता दिखाकर समय मांगा और बैंक की ऋण अदायगी की। इसमें नीरू के और कुछ माँ के भी जेवर बिक गए। राकेश ने भी काफी रुपए भिजवाए। माँ ने ऐलान कर दिया कि वह कमबख्त अभी इस घर में दोबारा नहीं आएगी और भला वीरेश को इसमें क्या एतराज हो सकता था। बाद में नीरू ने एक पत्र राकेश को भी लिखा। उसका सारा आक्रोश माँ के ऊपर था, पर वीरेश को भी कभी माफ न करने का कसम खाई थी। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया था कि वीरेश ने कंपनी में अपनी स्टेनो से अवैध संबंध भी बना लिए थे। सबूत के तौर पर एक पत्र भी संलग्न था जो किसी किरण ने वीरेश को लिखा था। राकेश सन्न रह गए थे। ऐसी स्थिति में माँ को यह वीरेश को समझाना व्यर्थ था। उन्होंने नीरू को ही समझाया कि इस स्थिति में समझौते से अच्छा है अपने पैरों पर खड़ा होना। बाद में पता चला कि नीरू ने दिल्ली जाकर पहले एजेंसी में काम किए, फिर प्रॉपर्टी डीलर बन गई, फ्लैट लिया, गाड़ी ली, घर तो कभी नहीं आई, पर बच्चों से उनके स्कूल में मिलती रही। जन्मदिन पर त्योहारों पर बच्चों को तोहफे भी भिजवाती रही। साल दर साल बीते गए। माँ पिताजी ने कोशिश की कि तलाक दिलवाकर वीरेश की दूसरी शादी करवाए, पर नीरू का आदेश आया कि भूल कर भी ऐसा नहीं करिएगा, वरना शारीरिक प्रताड़ना के बाद घर से निकलने का केस बन जाएगा। वीरेश सन्यासी सा हो गया। बढ़ती उम्र और शराब ने एक अजीब दैन्यता पोत दी थी उसके चेहरे पर। ना किसी से मिलना, ना कहीं जाना, बस शाम को किसी बहाने से माँ से पैसे लेकर निकल जाता और देर रात झूमता झामता आता और सो जाता। तरस आने लगा उसे देखकर। करीब 8 साल बाद नीरू घर आई जब पिताजी की मृत्यु हुई। शोक के अवसर पर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। तभी पहली बार सबने राहुल को देखा था। 25-26 वर्ष का हट्टा कट्टा लड़का चुपचाप बरामदे में बैठा था। सबने उसे ड्राइवर ही समझा था। संवेदना व्यक्त करके नीरू चली गई, पर उसके बाद वह अक्सर आने लगी। माँ और वीरेश के व्यवहार से लगा कि उन्होंने उसे अपनाने का मन बना लिया। एक बार जिद करके अपनी कार से वह उन्हें नोएडा भी ले गई, जहां उसने शानदार फ्लैट लिया था। सुधांशु को नौकरी दिलवाने में मदद की और हिमांशु को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वीरेश अक्सर नोएडा जाने लगा। गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि यह धमाका हो गया। राहुल की शादी का कार्ड आया। माँ की जगह नीरू, पिता की जगह वीरेश और दादी का जगह माँ का नाम छपा था। सुगबुगाहट थमी भी नहीं थी कि एक शाम नीरू आई, मिठाई के डब्बे और उपहारों के साथ। राहुल की सगाई में उसकी ससुराल से मिले थे उपहार। कार्ड के बारे में पूछने पर नीरू ने कहा कि उसने वीरेश को बता दिया था कि उसने बाकायदा राहुल को गोद लिया है और वीरेश ने कोई आपत्ति नहीं की थी। जब नीरू उसकी माँ हो गई तो वीरेश स्वतः ही पिता हो गया और माँ दादी। वीरेश ने ही उसका बचाव किया। अपने बेटों से इतने साल अलग रही तो राहुल को देखकर मातृत्व जागा और जब बेटा बना ही लिया तो शादी भी करनी थी। सबने इस पर मौन सहमति दे दी। राहुल की शादी में सब सम्मिलित हुए। सुधांशु और हिमांशु भी भैया की शादी में खूब नाचे। माँ तो गदगद थी। नीरू ने उन्हें कई कीमती साड़ियों के साथ हीरे के टॉप्स दिए थे।
राहुल के ससुराल से भी दादी माँ के लिए साड़ी मिली थी। शादी के बाद नीरू बहू को लेकर जब गाजियाबाद गई तब माँ ने मुंह दिखाई में साड़ी दी बहू को। इसी हंसी खुशी के माहौल में माँ ने नीरू से कहा कि अब वह भी लौट आए और अपनी गृहस्थी संभाले। नीरू 1 मिनट तो चुप रही, फिर जैसे फट पड़ी। आप अपने लड़के की फिक्र कीजिए माँ जी, मेरी गृहस्थी तो उजड़ी भी और बस भी गई। उजड़ी तब थी जब मुझे धोखे से मायके पहुंचा दिया गया था कि मामला ठंडा होने पर ले आएंगे, और ये शायद खुद सौत लाने की फिराक में थे। सबने इन्हीं का साथ दिया था तब, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। मेरा कसूर यही था न कि मैं आपके बेटे को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। तब उजड़ी थी मेरी गृहस्थी और बसी तब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ, तब मुझे भी गैर मर्दों का सहारा लेना पड़ा था, पर अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। पता नहीं मेरे बेटे मेरे रह पाते या नहीं, इसलिए एक बेटा अपनाया। अब मैं भी सासू माँ हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है, पर जिसे मेरा साथ चाहिए वह आए मेरे पास। इस घर से मैंने अपना संबंध टूटने नहीं दिया, पर वह संबंध अब आपकी शर्तों पर नहीं, मेरी शर्तों पर रहेगा। पूछिए अपने बेटे से, क्या वह रह सकते हैं मेरे साथ मेरी शर्तों पर, या यूं ही माँ की पेंशन पर जिंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं। सब हैरान थे, पर बीरेश के मौन आंसू उसकी सहमति बयान कर रहे थे।